ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चौहान, आपकी हिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत की हम इतिहास कहाँ से मानते हैं? जब यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन होता है 15वीं शताब्दी में, तो हम उसको मानते हैं आधुनिक भारत की इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में जो यूरोपियन कंपनी आई उनका क्रम क्या रहा है, पहले हम वो देखेंगे। तो पहले आई हमारी पुर्तगाली, दूसरी आई हमारी डच, तीसरी आई हमारी अंग्रेज, और चौथी आई हमारी फ्रांसीसी। ये मेन कंपनियां थी फ्रांसीसी। इनके बारे में डिटेल में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पहले अपने भारत का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो एज्यूम करिएगा ये हमारा भारत है। भारत को पहले क्या बोलते थे? सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। तो भारत को पहले सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था? इसके मेनली 3 रीजन्स रहे हैं। 3 रीजन में क्या है? पहला है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेज क्या रही हैं? जितनी भी माइन खदानें रही हैं या नदियां रही हैं, ये हमारा पहला कारण रहा है। दूसरा रहा है हमारा मानसून। मानसून क्या है? मानसून ने हमारी कृषि व्यवस्था के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराई। और दूसरा इसका मानसून का क्या इफेक्ट पड़ा? जो वेस्ट से ईस्ट का जो भी ट्रेड रहा, उसका सेंटर पॉइंट किसे बनाएगा? उसका सेंटर पॉइंट इंडिया को माना गया। मतलब जो वेस्ट यूरोप से और ईस्ट ईस्ट मतलब पूर्वी एशिया में जो भी व्यापार हुआ, उसका केंद्र बिंदु किसको बनाया? भारत को। और तीसरा क्या रीजन रहा है? वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन की स्थिति। ये कैसे रही है? ये रही है कि यहाँ पर मिनिमम एक्सपोर्ट किया है हम लोगों ने, और मैक्सिमम, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर हमने मिनिमम इंपोर्ट किया है एंड मैक्सिमम एक्सपोर्ट। मिनिमम मिनिमम हमने इंपोर्ट किया है और मैक्सिमम एक्सपोर्ट। मतलब हमने बाहर से आयात बहुत कम किया है और निर्यात ज़्यादा किया है। जो निर्यात हम करते थे उसके हमको पैसे मिलते थे, पैसे हमको आते थे उसमें गोल्ड एंड सिल्वर की फॉर्म में। गोल्ड एंड सिल्वर, तो हमारा इंडिया क्या हो गया? गोल्ड और सिल्वर की क्या खदान हो गया। ये 3 रीजन रहा है जिससे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो जब हमारा भारत इतना समृद्ध था, तो समृद्ध का एक सूत्र है कि प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विथ वीकनेस। कि अगर आप समृद्ध हैं तो आपको कमजोर हो ही नहीं सकते। अगर आप समृद्ध हैं तो आपको शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप समृद्ध रहेंगे और आपकी स्थिति कमजोर रहेगी तो बाहरी आक्रमण आप पे होते रहेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमको देखने मिलता है 1000 AD। 1000 AD में क्या था? गुप्ता मौर्यास रहे हैं, मौर्यास का पतन हुआ है। मौर्यास के पतन के बाद क्या हुआ? इसमें मौर्यास के पतन के समय क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या रहा? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या रहा कि ये क्या हुआ, द एंड ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब एक शक्तिशाली केंद्र का अंत हो गया। इससे क्या हुआ, उत्तर भारत जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। ये हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ा। सेकेंड हमारे क्या, सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ा। सोसाइटी क्या हुई, सोसाइटी भी डिवाइडेड हो गई, बंटवारा हो गया, डिवाइडेड हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या था, कल्चर। कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, कल्चर में कल्चर संस्कृति का एक अहम हिस्सा क्या होती है, एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा क्या हुई, ये बैकवर्ड और स्टैग्नेंट हो गई, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट, क्या पतित हो गई। ये तीन चीजें तो मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोसाइटी और कल्चर, ये तो इनकी स्थिति ऐसी रही। लेकिन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी रही इस समय, वो क्या रही, वो रही लैंड ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमी की स्थिति क्या रही हमारी, लैंड ऑफ वेल्थ। तो जब ये सिनेरियो, ये सीन बनता है तो ये विदेशियों को अपने आप आकर्षित करता है कि वो इंडिया पर अटैक करें, क्योंकि यहाँ पे जब विदेशी आके अटैक करेंगे तो यहाँ पे कोई शक्तिशाली राजा नहीं है जो उनका अपोज कर पाए, तो वो वहाँ पे आके लूट मचाते हैं। और ये इस स्थिति का फायदा किसने उठाया, 1000 AD में उठाया महमूद गजनी ने। क्या उठाया, इसका फायदा उठाया। इसने क्या किया, इसने नागरकोट से लेके सोमनाथ तक लूट की। सोमनाथ की लूट बहुत फेमस है। 1025 AD में जो इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और वहाँ पे तोड़फोड़ मचाई, तो इन्होंने उसका फायदा उठाया। सेम सिचुएशन कब बनी, सेम सिचुएशन बनी हमारी 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में बनी जब मुगलों का पतन शुरू हुआ। तो उसका फायदा किसने उठाया, उसका फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्होंने फिर भारत को लूटा या उस पर कब्जा किया। तो अभी तक जितने भी आक्रमणकर्ता आए, शक आए, कुषाण आए, ईरानी आए, ये सब सेंट्रल एशियन थे, ये सब सेंट्रल एशिया के थे। लेकिन जो 15वीं शताब्दी में जो कंपनियां आई, वो सब यूरोपियन आए। वो क्यों आए, वो इसलिए आए क्योंकि 1498 में जब वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोज लिया, तो फिर वो यूरोपियन के लिए वो रास्ता खुल गया। तो फिर यूरोपियन कंपनियों का आना स्टार्ट हो गया। ये जब पुर्तगाली पढ़ेंगे तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल जो 15वीं शताब्दी में यूरोपियंस आए, जो 15वीं शताब्दी में यूरोपियंस कंपनी आई, वो उनका स्टार्टिंग से ही व्यापार वाणिज्य के साथ साथ उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, वो चाहते थे अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस। वो क्या चाहते थे, पॉलिटिकल डोमिनेंसी, क्योंकि वो जानते थे कि राजनीति अर्थव्यवस्था की संरक्षिका है। मतलब कि अगर वो राजनीति में आ गए तो वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज मेकिंग कर पाएंगे, और वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो उन्हें प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल डोमिनेंसी अपनाई। तो इसकी हमको छोटी सी झलक कब देखने को मिलती है, इसकी झलक देखने मिलती है ये जब वास्को डी गामा कब आए भारत, 1498 में वास्को डी गामा भारत में आए, इन्होंने खोज की और 1510 में इन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया। क्या किया इन्होंने, गोवा पे कब्जा कर लिया। किसने किया, अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसने गोवा पे कब्जा किया था और किस सन में किया था। तो 1510 में किया था। किसने किया था, अल्बुकर्क ने किया था। सेम सिचुएशन देखने को मिलती है 1636 में। 1636 में ये सेम सिचुएशन हमको देखने को मिलती है 1636 में, जब हुगली
हुगली पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय नॉर्थ में एक शक्तिशाली साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य था। मुगल में उस समय राजा कौन था? मुगल का बादशाह कौन था? शाहजहां। उस समय मुगल का बादशाह कौन था? शाहजहां। सेम सिचुएशन जब बनी, जब 1686 में ही अंग्रेजों ने, यहाँ पुर्तगालियों ने किया था, यहाँ किसने किया? अंग्रेजों ने किया, हुगली पर ही कब्जा करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ राजा कौन था उस समय? मुगल बादशाह कौन थे यहाँ पे? औरंगजेब। तो ये फिर ये शांत हो गए जब इन्होंने नॉर्थ में अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंसी की नहीं कर पाए, राजनीतिक आधिपत्य नहीं कर पाए, तो ये शांत हो गए। इन्होंने सही समय का इंतजार किया। तो यही कहते हैं कि जब अगर आपका समय सही नहीं है तो उस समय आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और हार्ड वर्क करते रहना है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इन लोगों ने पेशेंस रखा और इनको टर्निंग पॉइंट कब मिला? हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको बोलते हैं 1739। 1739 में जब करनाल का युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ करनाल। ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था ईरानी शासक नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। जैसे कि आप नाम से भी इसे ही स्पष्ट हो रहा है कि ये रंगीले मिजाज के रहे होंगे, क्योंकि दरबारी आके इनको खबर कर रहे हैं कि ईरान का शासक नादिर शाह भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये फिर भी उस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं बढ़ ही तो रहा है, अभी आक्रमण थोड़ी किया है। तो फिर जब इनका बैटल ऑफ करनाल हुआ तो नादिर शाह ने मुगल बादशाह को हरा दिया और यहाँ से क्या ले गए? यहाँ से ये कोहिनूर का हीरा ईरान लेके गए, पीकॉक थ्रोन मयूर सिंहासन लेके गए और बहुत सारा पैसा लेके गए। नादिर शाह इतना पैसा लेके गया इस युद्ध में इंडिया से कि इसने 3 साल तक ईरान में अपने लोगों से टैक्स नहीं लिया, 3 साल तक। तो ये युद्ध हुआ। इस युद्ध से, द बैटल ऑफ करनाल के युद्ध से जो कंपनी बैठी हुई थी इंडिया में, उनको क्या मैसेज आता है? उनको एक मैसेज आता है कि अब भारत की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी राजा ऐसा नहीं है जो उनका अपोज कर सके। तो फिर उन्होंने अपनी नीति, जो पॉलिटिकल डोमिनेंस की जो उन्होंने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी, उसको उन्होंने फिर से स्टार्ट करना यहाँ पे शुरू कर दिया। तो चलिए, ये तो था, हमने अपने भारत का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था और उस पर विदेशी आक्रमण लगातार क्यों हुए। ये जो यूरोपियन कंपनियां आई, ये भारत की तरफ भारत की ही ओर आने पर आकर्षित क्यों हुई, ये सारे रीजन्स रहे। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों की कि पुर्तगाली जो वास्को डी गामा आए, उसने उसकी भारत की खोज कैसे की। ये पुर्तगाली, यहाँ पे पुर्तगाली पहली यूरोपियन कंपनी हमारी जो आई थी भारत, वो थी पुर्तगाली। ये हमारा इंडिया और ये रहे अफ्रीका। तो यहाँ पे तुर्की, क्या है? टर्की। तो ये जो अरब के दोस्त थे, सेंट्रल एशिया के लोग थे, ये भारत से व्यापार करते थे। ये इस रास्ते से, ये कौन सा रास्ता था? ये था फारस की खाड़ी। ये था फारस की खाड़ी, ये था फारस की खाड़ी। और जो अरबी यहाँ पे व्यापार करते थे, वो कहाँ से व्यापार करते थे? वो करते थे यहाँ पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर भी केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे क्या मिलता था इनको? मसालों के लिए आते थे, क्योंकि ये जो अरब के लोग थे, ये इंडिया से मसाला ले जाते थे और वहाँ पे अरब जाके इसका एक पेस्ट बनाते थे और पेस्ट को ये मांस पे लगाते थे, तो मांस इनका ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता था। ये मसाले क्या काम करते थे? जो मसालों का पेस्ट बनाते थे वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते थे। और यहाँ पे है पुर्तगाल, यहाँ पे है पुर्तगाल, ये है यूरोप का पार्ट। तो ये जब
आने का इन्होंने ट्राई किया फारस की खाड़ी से, तो जो सेंट्रल एशिया के लोग थे, अरब के लोग थे, इन्होंने इसका अपोज किया क्योंकि इस रास्ते पे अरब लोग अपनी मोनोपोली मानते थे। तो पुर्तगाली में जो वास्को डी गामा आए वो कहाँ से आए? वो आए यहाँ से साउथ अफ्रीका से होते हुए, इन्होंने यहाँ इंडिया के केरल पे कालीकट तट पे पहुँचे। यहाँ पे इनको वास्को डी गामा को ये जगह है, ये कैप ऑफ गुड होप, यहाँ पे पहले आए। कौन? वास्को डी गामा आए। यहाँ पे इनको कौन मिला? एक गुजरात का नाविक था, नाविक अब्दुल मुनीक। अब्दुल मुनीक इनको मिला और वो इनको यहाँ पे केरल लेके आया। उस समय केरल का राजा कौन था? केरल का राजा था उस समय जमोरिन था। जमोरिन ने पुर्तगाली से जो आए वास्को डी गामा आए उनका स्वागत किया, और पुर्तगाल जब वापस गया वास्को डी गामा तो वो जो इतना सामान लेके गया था कि उसे पुर्तगाल में 60 गुना मुनाफा मिला। तो ये हो गया। फिर पुर्तगाल की साइड से पुर्तगाल के सरकार ने यहाँ पर एक गवर्नर भेजा। वो पहला गवर्नर कौन सा था जो आया पुर्तगाल की साइड से? वो आया था फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। ये आया था 1505 to 1509। इन्होंने क्या किया? इन्होंने की ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। इन्हीं के शासनकाल में 2 युद्ध हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक हुआ था बैटल ऑफ चोल, बैटल ऑफ चोल। बैटल ऑफ चोल हुआ था 1508। ये किस किस के विरुद्ध हुआ था? इनका लड़का, इनके सन था लॉरेंस डी अल्मीडा। ये इनके, और जो लॉरेंस डी अल्मीडा एंड वर्सेस कौन था इनके साथ? वर्सेस किसके साथ हुई थी? यहाँ पे ट्रायू था। ट्रायू कौन था? एक तो थे गुजरात के राजा थे बेगदा, दूसरा टर्की रहा यहाँ पे, और तीसरा इजिप्ट। इजिप्ट। ये तीनों क्यों रहे? क्योंकि जो ऊपर पढ़ाया कि ये जो टर्की का जो मोनोपोली चलती थी इस रास्ते पे फारस की खाड़ी पे, वो अब ख़त्म होने लगी। व्यापार पर, भारत के व्यापार पे जो उनकी मोनोपोली चलती थी अब वो ख़त्म होने लगी क्योंकि पुर्तगालियों ने दूसरा रास्ता खोज लिया था। इस वजह से इन्होंने ये युद्ध किया। ये चाहते थे कि पुर्तगाल भारत से चला जाए। इसमें तो ये जो ट्रियो था ये त्रिसंधि जीत गई और लॉरेंस डी अल्मीडा ही हार गया, इसको मार दिया गया। तो इसका बदला लेने के लिए फिर नेक्स्ट ईयर, एक साल बाद 1509 में क्या होता है? बैटल ऑफ ड्यू होता है। बैटल ऑफ ड्यू होता है 1509 में। इसमें क्या था? इसमें फ्रांसिस डी अल्मीडा और त्रिसंधि जो ट्रायो था उनके बीच होता है। तो फ्रांसिस डी अल्मीडा जीत जाता है और जो त्रिसंधि थी वो हार जाती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट गवर्नर कौन आता है? पुर्तगालियों की साइड से दूसरा गवर्नर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस डी अल्बुकर्क ये कब आए थे? ये आए थे 1509 to 1515, मतलब 1509 से 1515 में ये आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया। गोवा पर कब्जा कर लिया।
गोवा पे कब्जा इन्होंने कैसे किया? इन्होंने किया विजयनगर के राजा किसदेव की सहायता से इन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया है, गोवा पे कब्जा कर लिया और गोवा को क्या बनाया? अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाया। अभी प्रॉपर राजधानी नहीं, केवल सांस्कृतिक राजधानी बनाया था। 1515 में इन्होंने मलक्का पे कब्जा किया और 1511 में मलक्का पे 1511 में मलक्का और 1515 में हरमूज पर इन्होंने कब्जा किया। इन्होंने सती प्रथा को बैन किया, इन्होंने गोवा में सती प्रथा को बैन किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस गवर्नर ने गोवा में सती प्रथा पर बैन लगाया था? तो वो कौन था? पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। इसलिए इनको अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर माना जाता है। इन्होंने सती प्रथा पर किया, इन्होंने विवाह मैरिज लाइन्स की, इन्होंने पुर्तगालियों से कहा कि भारतीय महिलाओं से शादी करें, इन्होंने भारतीयों को सैनिक भर्ती भी दी, अपनी सेना में भर्ती भी दी। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनकी साइड से गवर्नर नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये कब से कब तक रहे? इनका कार्यकाल रहा 1529 से 1538 तक ये यहाँ पे रहे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1530 जो 1510 में गोवा पे कब्जा किया था अल्बुकर्क ने, इन्होंने 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया। गोवा को अपनी राजधानी बनाया। और जो इन्होंने गोवा पे यहाँ पे अपनी राजधानी बनाया, जो कब्जा किया, वो कब तक चला? वो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1961 तक इनका रहा। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह से द्वीप और वेतन भी प्राप्त किया। तो ये 3 गवर्नर थे जो पुर्तगालियों की साइड से आए थे और जो उन्होंने काम किए। इन सबको मैं क्लास के लास्ट में एक PDF दूंगी, उसको मैं पढ़ाऊंगी भी, उसमें सारे फैक्ट दिए हुए। अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हिस्ट्री में अगर आप रटने जाएंगे तो आप चीज़ें भूल जाएंगे, ईयर आपको याद होगा नहीं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप या तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप उसको एलिमिनेट करके भी चीज़ों को कर ले जाएंगे। तो ये था, ये पुर्तगाली हुए। यहाँ पे पुर्तगाली क्या डच आए। डच का ऐसा कुछ खास इतिहास नहीं रहा है, बट डच का एक फेमस बैटल रहा है, बैटल ऑफ वेदरा। बैटल ऑफ वेदरा ये कब हुआ था? ये हुआ था 1759 में हुआ था। इससे अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था ये युद्ध, और अंग्रेजों ने डचों को भारत से हटा दिया था। और क्या दिया था? इन्होंने क्या मांग की थी? मतलब जो इनकी संधि हुई, तो संधि में इन्होंने कहा कि इन्हें स्पेस आइलैंड चाहिए। स्पेस आइलैंड क्या था? मलेशिया और इंडोनेशिया इन्होंने मांगा उनसे। इसको चिनसुरा की लड़ाई भी कहते हैं, चिनसुरा की लड़ाई भी कहा जाता है। ठीक है, ये डच थे। डच के बाद फिर क्या हुआ? ब्रिटिश और ब्रिटिश बचे, मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरोपियन कंपनी रही। इन दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। समझौता ना होने की वजह से हमें कर्नाटिक एंग्लो कर्नाटिक वॉर देखने को मिलते हैं। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम जो उतना हमने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर, उनको देखते हैं। तो ये हम देखते हैं। अरे, भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन, इसका क्रम जो कि हमने देखा, पहले पुर्तगाली आए, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली कब आए? 1498, 1498 में पुर्तगाली आए भारत में। उन्होंने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की 1503 में। कहाँ पे? कोचीन में।
यहाँ पे कोचीन में। दूसरे कौन है? अंग्रेज ब्रिटिश है, ये 1600 में आए। और नेक्स्ट है डच। डच कहाँ के निवासी कहलाते हैं? हॉलैंड या नीदरलैंड के हैं। ये कब आए? 1602 में आए। फिर डेनिश आए, डेनमार्क के हैं, ये 1616 में आए। फ्रांसीसी फ्रांस आए, ये 1664 में आए। और स्वीडन ये 1731 में आए। तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। उससे पहले 1492 में यूएस के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ये कहाँ के थे? स्पेन के थे। नेक्स्ट पुर्तगालियों पे चलते हैं हम। पुर्तगालियों में वास्को डी गामा से पहले राजकुमार हेनरी अपना पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए सोचते रहे, लेकिन ये असफल रहे। प्रिंस हेनरी स्पेंड हिज होल लाइफ थिंकिंग ऑफ अ रूट टू इंडिया, बट ये उसमें फेल रहे। फिर 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने एक साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप उत्तर मासा उत्तर द्वीप की खोज की, बट ये भारत तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की। कहाँ पहुँचे? ये पहुँचे केरल के कालीकट तट पर पहुँचे। उस समय केरल का राजा कौन था? चमेरेन थे, जिन्होंने इनका स्वागत किया। और उद्देश्य क्या था वास्को डी गामा का भारत में आने का? व्यापार और ईसाईयत का प्रचार। ठीक। नेक्स्ट, वास्को डी गामा पहली बार तो ये आए थे 1498 में। दूसरी बार कब आए? ये आए 1502 में ये वास्को डी गामा भारत फिर से आए। और 1524 में इनकी डेथ हो गई। इसके बाद में पुर्तगालियों के जो राजा थे, पुर्तगालियों के राजा ने पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल और बार्थोलोम्यू डियाज दोनों को भारत भेजा। इसमें से जो पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल हैं, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ब्राज़ील के मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। कोचीन को क्या कहते थे? कोचीन को कहते हैं अरब सागर की रानी। फिर 1505 में फ्रांसिस डी अल्मीड़ा पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। इन्होंने शांत जल की नीति अपनाई, जो ऊपर माना था ब्लू वाटर पॉलिसी। कार्टेज पद्धति लागू की। कार्टेज पद्धति क्या होती थी कि जितने भी पुर्तगालियों के जो इनके एरिया थे, उसमें से अगर किसी दूसरी कंपनी का जहाज अगर माल लेके गुजरता था या उनको गुजरना होता था, तो उन्हें पुर्तगालियों से पहले एक पास लेना होता था। अगर वो पास ले लेते थे तब तो ठीक, अगर उन्होंने पास नहीं लिया और उन रास्तों से वो गुजर रहे हैं जहाँ पुर्तगालियों के अड्डे हैं, तो वो पुर्तगाली क्या करते थे? उनके सामान को लूट लेते थे, उनके जहाज़ों को लूट लेते थे, उनके लोगों को मार दिया करते थे। ये था कार्टेज पद्धति। ये किसने लागू की थी? ये की थी फ्रांसिस डी अल्मीड़ा ने। 1505 में सेकेंड कोठी केरल में खोली इन्होंने। फिर फ्रांसिस डी अल्मीड़ा 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गई थी। और इसमें क्या पुर्तगालियों को दहेज में क्या? मुंबई दिया। पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को दहेज में मुंबई दिया। और 1559 में श्रीलंका को डचों ने छीन लिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।